किसान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे हम चंपन कद्दू की खेती कैसे करें। चंपन कद्दू की खेती ये नई फसल है और ये फसल मतलब भारत के सभी राज्यों में नहीं की जाती है और कहीं कहीं इसे की जाती है। अगर आप सोच रहे हैं किसान भाइयों कि हम इसे लगाएं और हमें कितना उत्पादन मिल सकता है, कैसे लगाना है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर फुल जानकारी देंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको फुल जानकारी मिल जाएगी चंपन कद्दू के बारे में। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको फुल जानकारी। सीताफल कद्दू भी कहा जाता है, एक विशेष प्रकार की फसल इसे माना जाता है। अपने बड़े आकार और स्वाद के लिए कारण काफ़ी लाभदायक रहता है और लोकप्रिय माना जाता है। यह खेती किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक रहती है अगर किसान भाई अच्छे से करते हैं तो। लेके आए हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको बताएंगे। जैसा कि जलवायु अगर आप अपनी फसल के लिए अच्छे से देते हैं, टेम्परेचर अच्छे से रहता है, तो उस हिसाब से आपकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा निकलने वाली है। तो इसके लिए आपको चंपन कद्दू गर्म जलवायु वाली फसल है और इसे समशीतोष्ण से लेकर उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाया जा सकता है। जैसे कि यह 25 से 35 सेल्सियस के बीच में सबसे ज़्यादा अच्छा उगता है, यानी कि ठंड में ये उगाना इम्पॉसिबल है और गर्मियों में खूब ये उगाया जा सकता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 25 प्लस चाहिए, जो कि 35 तक रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके लिए सूर्य प्रकाश, अच्छी धूप और खुला वातावरण इसके लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। तो किसान भाइयों, ये गर्मियों की फसल है, इसे चंपन कद्दू कहा जाता है। और वर्षा की अगर बात करें, वर्षे के मौसम में अगर इसे करना चाहते हैं तो 800 से लेकर 1200 तक मिमी वर्षा वाले क्षेत्र में ये की जा सकती है, जिसमें आप जल भराव नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। वो भी गूले टाइप पर, यानी गूला लगाकर उसके ऊपर इसे बीज लगाते हैं, जो भी रहता है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर गर्मियों में करते हैं तो गर्मियों का ये टेम्परेचर अलग रहता है। इसके लिए हम मिट्टी के बारे में जानेंगे। चंपन कद्दू ये इसके लिए मिट्टी क्या रहती है और कितना इसका पीएचपी मान होना चाहिए। तो चंपन कद्दू के लिए उपयुक्त मिट्टी का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी का प्रकार अगर हम बात करें, मिट्टी कौन से प्रकार की होनी चाहिए, मिट्टी किस टाइप की रहनी चाहिए, तो बलुई, दोमट या चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा इसके लिए यूजफुल बेनिफिट रहती है, जो कि आप इसमें अच्छा मोटा मुनाफा आप ले सकते हैं चंपन कद्दू के लिए। तो बलुई और दोमट और चिकनी मिट्टी, आप इसमें से कोई मिट्टी हो उसमें आप लगा सकते हैं। तो ये मिट्टी की बात रही। अगर हम पीएचपी की बात करें, यानी मिट्टी का पीएचपी मान 6 से 7 सेंट तक पीएचपी मान इसके अंदर रहना चाहिए। 6 से 7 तक इसका पीएचपी मान बहुत अच्छा रहता है मिट्टी का। अगर आप ये पीएचपी मान कहाँ से कैसे मिलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। नज़दीकी आपकी ब्लॉग वगैरह होते हैं या फिर प्राइवेट यहाँ पे मिट्टी की जांच की आती है, तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो उस हिसाब सर्टिफिकेट में आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है पीएचपी मान के कितना पीएचपी मान है। तो सबसे बढ़िया जो फसल उगती है वो हमारी 6 से लेकर 7 पॉइंट के बीच में यहाँ पे उगाई जा सकती है इस पीएचपी मान के अंदर। तो पीएचपी मान आप सर्टिफिकेट पे देख सकती हैं। जल निकासी के लिए खेत में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक पत्तेदार फसल होती है, ताकि इसमें अगर आप पानी भरेगा तो इसका पत्ता है वो सड़ जाएगा और नीचे टाइप में रहती है। ये ज़मीन के अंदर भी न रहता है फल और ये ऊपर रहता है ज़मीन के। तो पानी के स्तर से अगर देखा जाए तो इसमें पानी बहुत हल्का चलेगा, तभी आप इसे सही से फसल ले पाओगे। चंपन कद्दू की उन्नत किस्मों के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसकी कुछ ऐसी किस्में हैं जो कि ज़्यादातर किसान भाई लगाते हैं अपने अपने एरिया में, अपने अपने यहाँ पे मौसम है। ज़्यादातर जो किसान भाई करते हैं वो अपने यहाँ की एक तरीक़ा से अगर हम बात करें तो एक वैरायटी होती है, जो किस्में होती हैं वो ज़्यादातर लोग लगाते पसंद करते हैं अच्छी पैदावार के लिए। तो वो किस्में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे नंबर 1 पर हम लेते हैं अर्जुन। ये उच्च उपज देने वाली किस्म है, यानी कि ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्म है। दूसरी आती है हमारे नंबर पर काशी फल्गुनी। ये दूसरे नंबर पे है जल्दी पकने वाली किस्म है। ये अगर लगाते हो तो इसे जल्दी आपको पकने को मिल जाएगा इसका फल। तीसरे नंबर पर आती है पूसा विशाल। ये एक ऐसी
किस्म है जो बड़ी फल वाली किस्म है, यानी कि फल इसमें बड़ा टाइप का देखने को आपको मिलेगा। चौथे नंबर पर आती है भत्तावर कद्दू। रोगी प्रतिरोध और अच्छी गुणवत्ता के लिए मानी जाती है ये किस्म, ये प्रजाति। तो हमने आपको यहाँ पे जो जलवायु के अनुसार, मिट्टी के अनुसार ये 4 वैरायटी, 4 किस्में हमने यहाँ पे बताई हैं, वो आप यहाँ पे लेके लगा सकते हैं। इनका आप नियर बाई अपने बीज भंडार से लाके या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। चंपन कद्दू की बुवाई का समय अगर हम सही से बताएं तो सही इसका सटीक समय क्या रहना चाहिए। अगर आप लगाने की सोच भी रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, इसका सही समय हम बता देते हैं आपको। अगर आप बीज लेके आए हैं और उसका सही समय भी जानना चाह रहे हैं तो वीडियो में बने रहेगा। तो बुवाई का सही समय रहता है गर्मियों में बुवाई, यानी कि गर्मियाँ अब आने वाली हैं, तो फरवरी से मार्च में आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा उत्पादन आपको मिलने वाला है। और बरसात की अगर हम बात करें तो बरसाती मौसम में जून और जुलाई में से लगा सकते हैं। वहीं हम सर्दियों में बात करें तो सितंबर से अक्टूबर में इसका बीज लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी मैं एक बात बता दूं, इसे आप नर्सरी तैयार करनी होगी। नर्सरी में आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। वो क्यों मिलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बीज की तैयारी और उपचार। बुवाई से पहले बीजों को एजोविरिलियम और ट्राइकोडर्मा से उपचार करें ताकि फंगस और अन्य बीमारी से सुरक्षित मिल सके। ये तो हमारी रही बीज की बात। अगर हम बीज लगाते हैं तो पहले मान लो अगर बीज ले आए 1 किलो या आधी किलो, तो उसमें से 10 दाने ज़मीन में जमा के देख लें कि कितने उसमें से बीज जम रहे हैं। होगा क्या कि जब हम लगा देते हैं तो उसमें पता लग जाएगी, मान लो 10 में से 5 बीज जमे तो 5 का मतलब पूरे खेत में हमने लगाया तो आधा खेत हमारा जमेगा, आधा खेत नहीं जमेगा। उस हिसाब से हम एक आंकड़ा फिट कर लेंगे कि 2 बीज कम जमे तो 8 बीज जमेंगे, यानी 100 बीज में से 80 बीज हमारे यहाँ पे जमेंगे। उस हिसाब से हमें पता लग जाएगी। दूसरी बात, जब बीज को लगाने जाएँ तो उससे पहले उस बीज को एक दवाई आती है, उस दवाई में भिगोलें और उसमें लगाएं, फिर बीज को लगाएं। क्या हो, इससे होगा क्या कि मिट्टी के अंदर जो भी कीड़ा मकोड़ा हैं, सुड़ी वगैरह है, उस बीज पे अटैक नहीं करेंगे अगर उस पर दवाई लगी हुई होगी तो ये रहता है। बात करेंगे हम नर्सरी की। अगर नर्सरी लगा के आप तैयार करते हैं तो नर्सरी से होगा क्या, 15 से 20 दिन की नर्सरी हो जाती है। 20 दिन की नर्सरी जब हो जाए तो आप अपने खेत में लगाने के योग्य हो जाएगी। तो जब नर्सरी एक जगह रहती है तो उसमें कम पानी लगेगा, यानी कि मान लो 15 लीटर वाली एक आपकी टंकी होती है तो टंकी में दवाई भी डाल सकते हैं और वहीं से भी एक जगह बैठ के उसमें बड़े आराम से स्प्रे कर सकते हैं। पानी का भी स्प्रे हो जाएगा और दवाई का भी स्प्रे हो जाएगा। इसमें होगा कि आपका टाइम का बचत होगा, दवाई का भी बचत होगा और यानी कि पानी की भी बचत होगी। तो बढ़िया से हम पेड़ को उगा सकते हैं। बुवाई की विधि की, तो बुवाई की विधि क्या रहनी चाहिए, किस प्रकार आप लगाओगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कतार से कतार की दूरी 2.5 मीटर रहनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी यानी कि 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर रहनी चाहिए और बीज की गहराई यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर रहनी चाहिए अगर बीज लगा रहे हैं तो। और प्रत्येक गड्ढे में 2 से 3 बीज डालें। अंकुरित के बाद कमज़ोर पौधे को हटा दें। अगर आपको लगे कि हमने 2-3 बीज लगा दिए हैं, उसमें से 1-2 पौधे हैं वो हटा दें। सिंगल चाहो सिंगल रहने दो, डबल चाहो डबल रहने दो, अपने हिसाब से आप देख लें। चंपन कद्दू की सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए, यानी कि अब सिंचाई कैसे करनी होगी, किस प्रकार करनी होगी, कब कब इसे पानी देना होगा, उसके लिए भी हम बता देते हैं। पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए, यानी कि पहली सिंचाई जब कर रहे हैं आप उसके तुरंत बाद कर दो। और उसके बाद जब गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मियों में खुश्कीपन आती है, जब पछादिया चलता है, पछाव जो हवा चलती है उससे हमारी नमी जल्दी उड़ जाती है। उस हिसाब से हम गर्मियों के हिसाब से अगर देखें तो 5 से 7 दिन यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर हमें 7 डे के अंतराल से पानी देना ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि नहीं तो वहाँ पे आपको खुश्की देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करूँ मैं आपको बरसात के मौसम में, तो बरसात के मौसम में जल भराव से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें, यानी कि पानी है वो ठहराव ना करे। ठहराव करेगा तो आपकी फसल को बर्बाद कर देगा। निकासी की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे यह रहती है, फल बनने की अवस्था में पानी अधिक जरूर होती है, यानी कि जब फल बन रहा है, फूल बन रहा है तो वहाँ पे आपको पानी नमी रहनी जरूर चाहिए। ऐसा ना हो खुश्की पैदा हो, खुश्की पैदा ना होनी चाहिए। इससे आपका होगा क्या, उत्पादन बहुत ही ज़्यादा घट जाएगा, क्योंकि उसी टाइम आपका फूल या फल बन रहा है तो उसी टाइम आपको वहाँ पर खुश्की देखने को मिलेगी तो आपका आधा रह जाएगा, आधे से भी कम हो सकता है। इस हिसाब से आपको वहाँ पर नमी रखनी कंपलसरी होगी। उसके बाद खाद की हम बात करेंगे। खाद में हमें क्या क्या देना होगा उसके हिसाब से।
तो किसान भाइयों, खाद जैसे कि चंपन कद्दू की फसल के लिए उचित पोषक तत्वों की भी ज़रूरत रहती है। जैसे कि जैविक खाद अगर हम डालना चाहते हैं खाद, तो जैविक खाद अपने 6 बीघे के अंदर यानी 1 एकड़ के अंदर 15 से 20 टन डाल सकते हैं। 1 टन 10 कुंटल के लिए बोला जाता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन आपको डालना रहता है 60 से 80 किलोग्राम, और 60 से 80 किलोग्राम यानी कि 1 बीघे मतलब 6 बीघे के अंदर 1 हेक्टेयर में। और फास्फोरस रहता है 40 से 50 यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर, और पोटास रहता है 60 से 80 यानी कि इतना अंतराल से आप डाल सकते हो। 80 से ज़्यादा नहीं डाल सकते और 60 से कम नहीं डाल सकते 1 हेक्टेयर के अंदर। तो आप अपने अनुसार लगा लें कितना आपको डालना है। फूल बनने के समय बोरॉन या जिंक का छिड़काव जरूर करें। ये आपको बहुत ही फायदेमंद देने वाली ये कीटनाशक दवाई है, जो बोरॉन और जिंक और बोरॉन बहुत ही आपको फ़ायदा देगा जब आपका फूल बनने की कैटेगरी पर हो तब। चंपन कद्दू की फसल में खरपतवार और नियंत्रण के लिए जब आपके यहाँ पे जब लगाया है फसल, तो उसमें बीमारी भी आपको देखने को मिलेगी। बीमारी भी कैसी आएगी, कौन कौन सी हमें उनका रोकथाम करना चाहिए और निराई गुड़ाई क्या रहनी चाहिए। फसल के 25 से 30 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई आपको कर देनी है। उसके 50 दिन बाद दूसरी निराई करनी पड़ेगी आपको। मल्चिंग करने से खरपतवार रोका जा सकता है। अगर मल्चिंग विधि से आप कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट इसको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें आपने मल्चिंग में आप जो पैसा लगाया है वो इधर लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि उसकी निराई गुड़ाई तो आप मल्चिंग विधि से कर रहे हो तो उसमें निराई गुड़ाई तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसके बाद बात करें खरपतवार की, ये नाशक ग्लाइस पोटास या फेंडिलिथियम का छिड़काव इसमें कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई कुछ दिखाई दे रहा है यानी कि पेड़ हमारा सही चल रहा है। तो चंपन कद्दू की फसल में रोग यानी कि ज़्यादातर जो रोग आता है वो क्या आता है और किस कीट का जिसमें ज़्यादा अटैक रहता है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। सामान्य रोग की अगर हम बात करें तो सामान्य रोग यहाँ पर रहता है चूर्ण, फफूंदी, सफ़ेद धब्बे और पत्तियों का सूखना। ये ज़्यादा रोग आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस तरह का रोग आपने जब लगाते हैं और देखने को मिले तो क्या क्या आपको छिड़काव यहाँ पे करना चाहिए। तो सल्फर आता है पाउडर या फिर कार्बोडिजियम का छिड़काव कर सकते हैं। तना सड़ने और फल गिरने लगते हैं, ट्राइकोडर्मा का भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। फलों का सड़ना, फल नरम होकर सड़ने लगते हैं, और कॉपर ऑक्सलाइड का छिड़काव यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि आपको लगे कि हमारा सड़ रहा है, जो फल है हमारा बन के सड़ रहा है, तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना है। फलों का सड़ना अगर नरम होना गिर रहा है तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। कीट का नाम नुकसान नियंत्रण और फल मक्खी फल में छेदक का नुकसान करती है, और फेरोमोन ट्रैप और नील तेल छिड़काव यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे दवाई भी लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आपको लगे कि यहाँ पे अपने नियर बाई से आके भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये बता रहा हूँ उसके से ही आपका ठीक हो जाए। आप नियर बाई अपने कीटनाशक केंद्र पे आके नया दवाई जो है आप वहाँ से जानकारी लेके आप वो लगा सकते हैं। चंपन कद्दू की जो फसल है वो कितने दिन में कटाई के लिए हो जाती है, तो वो हम यहाँ पे बताएंगे। कटाई का सही समय तब रहता है 3 महीना यानी कि 90 दिन के बाद इसकी कटाई आप कर सकते हैं, यानी फसल तैयार हो जाती है। ये ज़्यादा दिन का समय नहीं लेती है, 90 दिन में ये तैयार हो जाती है मार्केट के लिए। और यहाँ पे इसका उत्पादन कितना निकलेगा, अगर उत्पादन की बात करें तो चंपन कद्दू की खेती के लिए उत्पादन हमारा क्या रहता है, यानी कि 6 बीघे में हमें देखने को मिलेगा 20 से 25 टन। 20 से 25 टन काफ़ी रहता है इसके अंदर। 1 हेक्टेयर में 20 से 25 टन का उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। चंपन कद्दू की पैकिंग और मार्केटिंग, कटाई के बाद फलों को छायादार स्थान पर रख सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं अगर आप इसमें बाद में इसे करना चाहते हैं तो। अच्छी गुणवत्ता के कद्दू को अलग करें और बाजार में बिक्री के लिए थोक विक्रेताओं और मंडियों में संपर्क कर सकते हैं। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसकी मांग अधिक रहती है, जैसे अच्छे दाम इसमें मिल सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो कुछ जानकारी आपको मिली होगी हमारी वीडियो के माध्यम से। अगर आपको कुछ मिला है तो कमेंट में बता सकते हैं। कुछ जानकारी आपको हासिल मिली है, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे।